नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुबह सुबह राजपाल के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो पता चला कि मालिक का फ़ोन है। उसके मालिक बड़ी हवेली के दीवान साहब हैं। आज शनिवार को सुबह सुबह कैसे फ़ोन आया? दीवान साहब ने उसे रविवार को सुबह 11 बजे हवेली पर बुलाया था। वह सोच में पड़ गया कि आज तो उसकी छुट्टी रहती है। आज के दिन उसे दीवान साहब के बागों की तरफ जाना होता है। उनके रामनगर में बहुत बड़े बड़े कई बाग हैं। इस काम में 2 दिन लग जाते हैं। शनिवार और रविवार को राजपाल विशेष तौर पर बागों की देखरेख करने जाता है। सोमवार को ही वापस लौट कर आता है। बागों की जिम्मेदारी राजपाल पर ही है। दीवान साहब बिल्कुल अकेले रहते हैं। 2 बार शादी हुई लेकिन दोनों बार ही नहीं चली। पहली पत्नी से उनकी 2 संतानें, एक लड़का और एक लड़की। लड़का विदेश में रहता है और अपनी माँ के साथ। बेटी भी शादीशुदा है और मुंबई में रहती है। उनकी पहली पत्नी बहुत लड़ोक स्त्री थी। रोज झगड़े होते थे, जिससे तंग आकर दीवान साहब ने पत्नी से संबंध विच्छेद कर लिया था। फिर उन्होंने दूसरी शादी की परंतु वह भी नहीं चली। उनकी दूसरी पत्नी बहुत सारे पैसे ऐंठ कर उन्हें धोखा देकर भाग गई। दोनों बच्चे कभी दीवान साहब से मिलने नहीं आते। उन्हें भारी नाराजगी है कि दीवान साहब ने उनकी माँ को तलाक क्यों दिया और दूसरा विवाह किया। आजकल दीवान साहब की सेहत थोड़ी ढीली रहती, अकेले ही रहते। अपनी देखभाल के लिए उन्होंने एक स्त्री नूरा रखी हुई जो उनकी बहुत देखभाल करती। पहले तो वह हवेली के ऊपरी हिस्से का काम संभालती थी, पर नूरा सही ढंग से काम करती है यह देखकर दीवान साहब ने पूरे घर की देखभाल की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। घर की साफ सफाई में उसकी मदद बबलू नाम का नौकर करता है जो रात में दीवान साहब के पास ही रहता है। दीवान साहब की बेटी का पति जूतों का कारोबारी है, लेकिन उसका कारखाना बंद होने के कगार पर है। दीवान साहब की बेटी उपासना शराबी नशेड़ी स्त्री जो हर तरह का नशा करती है। उपासना ने लव मैरिज की लेकिन उसकी पति के साथ निभती जरा भी नहीं। हर रोज झगड़े होते रहते हैं। पति ने उसे इसलिए बर्दाश्त कर रखा है कि वह ससुर की आधी संपत्ति की वह वारिस है। जब ससुर जी स्वर्ग सिधार जाएंगे तो वह भी आधी संपत्ति की मालकिन होगी। साहब का विदेशी बेटा भी बहन की तरह नशेड़ी है। वह भी पिता के पैसों पर ऐश करता है। दोनों बहन भाई कभी कभार दीवान साहब से मिलने आते हैं। मकसद सिर्फ एक ही होता है, पैसे ऐंठना और यह देखना कि दीवान साहब और कितने दिन के मेहमान हैं। दीवान साहब को तो यह भी नहीं पता कि उनके कितने नाती पोते हैं। कभी शक्ल भी नहीं देखी। यह है दीवान साहब का पारिवारिक चित्र जो बहुत अजीब है, लेकिन आजकल के आधुनिक ज़माने में कुछ भी अजीब नहीं लगता। राजपाल ठीक 11 बजे हवेली पर पहुंचा। बाहर भीड़ देखी तो घबरा गया। जल्दी से कार पार्क करके अंदर की तरफ लपका। अंदर पुलिस इंस्पेक्टर रमन छानबीन कर रहे थे, जो दीवान साहब के पुराने मित्र भी। दीवान साहब का मृत शरीर नीचे जमीन पर लिटा दिया गया था। नूरा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसका चेहरा और आंखें रो रो कर लाल थी। राजपाल के पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें पता था कि दीवान जी की मृत्यु हो चुकी है? राजपाल ने सेंत सवर में उत्तर दिया, जी नहीं, मेरे लिए तो यह बहुत बड़ा शौक है। साहब ने तो मुझे खुद फ़ोन करके बुलाया था कि रविवार सुबह 11 बजे तक आ जाना। मैं तो अंदर तक हिल गया हूँ। काफ़ी देर नूरा और राजपाल से पूछताछ होती रही। फिर इंस्पेक्टर नमन ने आशंका जाहिर की कि यह है आत्महत्या का मामला है। दीवान साहब फेफड़ों के कैंसर से ग्रस्त थे। यह बात केवल नूरा और राजपाल ही जानते थे। बेटा बेटी को तो यह भी पता नहीं था कि उनके पिताजी कितनी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं। शायद वे अपने कामों में इतने उलझे थे कि उनके पास पिता के लिए समय ही नहीं था। इंस्पेक्टर साहब ने एक सफ़ेद लिफाफा अपनी जेब से निकालते हुए कहा, यह पैकेट एडवोकेट बख्शी के नाम है। क्या तुम जानते हो उन्हें? राजपाल बोला, जी, वे दीवान साहब के परम मित्र हैं, पास ही रहते हैं। इंस्पेक्टर रमन अभी यह पूछताछ कर ही रहे थे कि एडवोकेट बख्शी बदहवास हालत में अंदर दाखिल हुए। आते ही वे समझ गए कि उनके परम मित्र ने योजना को अंजाम दे दिया है। जैसा पैकेट इंस्पेक्टर साहब के हाथों में था वैसा ही एक पैकेट एडवोकेट बख्शी के हाथ में भी था। पैकेट खोला गया। एडवोकेट और इंस्पेक्टर एक दूसरे को पहले से जानते थे। बख्शी जी अभी भी वकालत करते थे। वे अदालत में अक्सर आते जाते रहते।
दोनों पत्रों की लिखावट एक व्यक्ति की थी, एक जैसी बातें लिखी गई थी। पत्र में साफ साफ लिखा था, मैं दीनानाथ पूरे होशो हवास में अपनी जान ले रहा हूँ। कैंसर से लड़ते लड़ते 4-5 साल हो गए। अब मेरे पास शायद कुछ ही समय बचा है और मैं और अधिक तकलीफ सहन नहीं कर सकता। अपने वफादार नौकरों को और अधिक कष्ट नहीं देना चाहता, इसीलिए मैंने ऐसा करने की सोची। मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति का 3/4 भाग, यानी यह घर, मेरे रामनगर वाले आम के बगीचे, नगद धनराशि का आधा भाग नूरा को दे दिया जाए और मेरी गांव वाली जमीन भी नूरा को दे दी जाए। राजपाल जो 20 वर्ष से मेरे साथ है, उसे गांव वाला घर मेरे बचे हुए पैसों का 20% और बाकी 2 बगीचे दे दिए जाए। बाकी बची हुई धनराशि और जमीन मंदिर के ट्रस्ट को दे दी जाए। उन लोगों के लिए मैं कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा जिनके पास मेरे लिए समय ही नहीं था। मैं चाहता था कि मेरी संतानें भी ऐसे ही तड़फें जैसे मैं तड़फ रहा हूँ। मेरे मरने के बाद कुछ लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं। मंदिर में मेरे सभी क्रियाक्रम बहुत साधारण तरीके से कर दिए जाए। मेरे प्रिय मित्र बख्शी, तुम जानते हो मेरी अधूरी इच्छाएं क्या है। उन्हें पूरी करने की कोशिश करना। नूरा और राजपाल को उनके अधिकार अवश्य दिलवाना। इंस्पेक्टर रमन ने संकित निगाहों से एडवोकेट बख्शी की तरफ देखा और बोले, हाथ से लिखी हुई वसीयत को कोई कोर्ट भी नकार नहीं सकता। पर हैरानी की बात यह है कि दीवान साहब ने अपनी संतान के लिए कुछ नहीं छोड़ा। बच्चे इसे चैलेंज अवश्य करेंगे। यह लंबा प्रोसेस है, सालों लग सकते हैं, खर्चा भी लगेगा। आप दीवान साहब के घनिष्ठ मित्र थे, आपको तो ये सब पता ही होगा। एडवोकेट बख्शी बोले, हाँ मैं सब जानता हूँ। हर रोज़ शाम को हम मिलते थे, मंदिर में इतवार को इकट्ठे होते थे। पिछले 2 वर्ष से दीवान साहब बहुत बीमार थे। वे अपने दिल की हर बात मुझसे किया करते थे। इंस्पेक्टर रमन ने पूछा, आप नूरा के बारे में क्या जानते हैं? नूरा करीब 10 साल से दीवान साहब के यहाँ काम कर रही। नूरा के बाप को दीवान साहब जानते थे। पहले नूरा सिर्फ सफाई के काम के लिए रखी गई थी, परंतु जब दीवान साहब बीमार हुए तो सारे दिन की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई। पिछले 4 सालों से तो लगभग सारा काम वही संभाल रही थी। नूरा का परिवार शराब की भेंट चढ़ चुका है। बेटा घर से भाग गया। नूरा की बेटी अच्छी नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी कर रही है। इंस्पेक्टर रमन ने उत्सुकता से पूछा, नूरा की बेटी कहाँ है? बख्शी बोले, लुधियाना में अपनी ट्रेनिंग कर रही है। उसकी नानी जो बुजुर्ग औरत है और याददाश्त खो चुकी है, उसी के साथ रहती। दाह संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। दीवान साहब के बच्चे बहुत दूर रहते हैं, इनका कोई सगा संबंधी भी नहीं। यह काम शाम तक ही संभव हो सकेगा। दाह संस्कार के बाद वसीयत की 2 कॉपियां बनाई गई। एक इंस्पेक्टर रमन ने अपने पास रखी और ओरिजिनल कॉपी बख्शी के पास छोड़ दी। तय किया गया कि जब बच्चे आएंगे तो उन्हें बख्शी साहब, जो उनके पारिवारिक वकील भी हैं, उन्हें वसीयत से अवगत करा देंगे। 2 दिन बाद जब दीनानाथ का लड़का घर पहुंचा तो दीवान साहब का उठाला था। मंदिर में हवन आदि संपन्न किया गया। बेटी और दामाद तो दाह संस्कार वाले दिन रात को ही पहुंच चुके थे। बेटी उपासना बहुत रो रही थी। उसकी माँ ने सदा ही उसे पिता से दूर रख। बेटी के कान भरती रही। उसे अपने पिता के देहांत का काफ़ी दुख था। दामाद आनंद इस माहौल से ऊब चुका था। उसका उद्देश्य केवल पैसा लेना था। दीवान साहब के गुजरने का उसे कोई अफसोस नहीं था। दीवान साहब का बेटा अतुल दुखी तो था। उसे अपनी पहली विजिट याद आ रही थी, जब पहली बार उसके पिता दीवान साहब ने उसके बच्चों की शिक्षा के बारे में उससे पूछा था। पर बाप बेटे में इतना तालमेल नहीं था कि वे घड़ी भर के लिए एक दूसरे के साथ बैठकर इस विषय पर बात कर सके। इतनी दूर कनाडा से आकर भी वह केवल औपचारिक रिश्ता ही निभा रहा था। अतुल सोच रहा था कि चलो बाबूजी चले गए तो जिंदगी का एक अध्याय खत्म हुआ। अब जो छोड़ गए उसे अपना नया बिजनेस शुरू करूंगा। दूसरी तरफ बेटी उपासना के पति आनंद का भी बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ था। वह पैसे ऐंठ कर उपासना को छोड़ देने के सपने देख रहा था। सिर्फ ऊपरी मन से पत्नी को सांत्वना दे रहा था। नूरा ने बहुत अच्छे तरीके से मेहमानों की देखभाल की। हवेली के सारे काम साफ सुथरे करके सबके लिए ठहरने का बंदोबस्त भी कर दिया था। ऊपर वाला भाग हमेशा बच्चों के ठहरने के लिए प्रयोग होता था। शाम को उठावले पर छोटा सा कार्यक्रम हुआ जिसमें दीवान साहब को श्रद्धांजलि दे दी गई। दूसरे दिन उपासना और अतुल में बैठक हुई और तय किया गया कि अब नूरा और राजपाल की छुट्टी कर दी जाए। कोई नई काम वाली रखी जाए, एक कुक रखा जाए। राजपाल की जगह कोई नया स्मार्ट चुस्त दुरुस्त अकाउंटेंट रखा जाए जो कारोबार संभाले।
अतुल ने कहा, अब तो मैं आता जाता रहूँगा, संपत्ति की देखरेख भी करनी है, सारी व्यवस्था बदलनी होगी। अभी यह बातचीत चल ही रही थी कि इंस्पेक्टर रमन और एडवोकेट बक्सी आ पहुँचे। राम राम नमस्ते के बाद उन्होंने बड़े आदर से उन्हें बैठाया। अतुल और उपासना को पता था कि आज वसीयत पढ़ी जाएगी। नूरा को चाय लाने के लिए कह दिया गया। नूरा के चले जाने के बाद अतुल ने एडवोकेट बक्सी से कहा, अंकल, मैंने सोचा कि घर की व्यवस्था मैं अपने हाथ में ले लूं। बाबूजी के जाने के बाद मुझे ही तो सब देखना है। हमने तय किया है कि नूरा और राजपाल को अब फ्री कर देते हैं। वैसे भी ये दोनों हम लोगों को पसंद नहीं। नूरा ने तो मालकिन की तरह पूरे घर पर अपना हक जमा रखा है। इंस्पेक्टर और एडवोकेट ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो कि इन बेचारों को क्या पता कि क्या होने वाला है। उपासना बोली, अंकल जी, आप दोनों का क्या सुझाव है? इंस्पेक्टर रमन ने जवाब दिया, देखो, तुम दोनों जो कह रहे हो उससे पहले तुम्हारे बाबूजी का पत्र जो हमारे पास है उसे पढ़कर सुनना बहुत जरूरी है। अतुल और उपासना के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन दोनों ने अपने आप को संयत रखते हुए दुखी दिखाने की कोशिश जारी रखी। इंस्पेक्टर रमन ने पत्तर ज्यों का त्यों पढ़कर सुना दिया। पत्तर सुनते ही दोनों भाई बहन सन्न रह गए। उन्हें अपने कामों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? उपासना फट पड़ी, हम अपने पिताजी के बच्चे, यह दोनों कौन है, कहाँ से आए? हमें तो शक है कि दाल में कुछ काला है। नूरा की बेटी भी चरित्रहीन है। दोनों माँ बेटी ने बाबूजी को फंसाकर सब कुछ हड़प लिया। तभी उपासना का पति आनंद भी वार्तालाप में शामिल हो गया। हमें तो पहले ही शक था। घर में मालकिन बनी घूमती थी, उसी का सब हो गया। अतुल को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। बाबूजी ने पिता होने का कर्तव्य केवल खर्चा देकर ही निभाया। ठीक है, मम्मी के साथ उनका तलाक हो चुका था, वह उनसे अलग रहती थी। बाबूजी हमें मोटी रकम खर्चे की देते थे। माँ का खर्चा पानी भी बाबूजी ही देते थे। लेकिन इसमें मेरा क्या अपराध? मैं उनका बेटा हूँ, उनका खून हूँ। उनकी सारी संपत्ति पर पहला हक मेरा होना चाहिए। मैंने तो ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। नूरा कहाँ हो तुम? इधर आओ। उपासना ने चीखते हुए आवाज़ लगाई। जी बेबी जी, कहते हुए नूरा हाजिर हो गई। उपासना उबल रही थी। यह मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुझे पता है कि बाबूजी ने इतनी सारी जायदाद तेरे नाम की है? हाँ, पता तो होगा, तभी तो बगैर रिश्ते के दिन रात यहाँ पड़ी रहती थी। नूरा आंखों में आंसू भर कर बोली, जी बिल्कुल भी नहीं बेबी जी, मुझे तो आपके मुंह से पता चला है अभी अभी। इतनी मेरी औकात कहाँ जो इतने ऊंचे सपने देखूं। एडवोकेट बख्शी बोले, नूरा तुम जाओ, अपना काम करो। आनंद ने गुस्से में भरकर कहा, ऐसे कैसे अंकल जी? हम और इसे और राजपाल को नहीं छोड़ेंगे। इनके बाप की जायदाद है क्या जो यह दोनों ले जाएंगे? अदालत है ना, वह फैसला करेगी। और एडवोकेट बख्शी ने कहा, हाथ की लिखी वसीयत को चैलेंज करना काफ़ी जोखिम का काम है, सालों लग जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई भी जज हाथ की लिखी गई वसीयत की जांच करवाएगा और यह पक्का है कि यह दोनों पत्र दीवान साहब के हाथों के द्वारा ही लिखे गए। अतुल बोला, परंतु जायदाद के मालिक यह दोनों ही क्यों? वह क्यों नहीं? इंस्पेक्टर रमन ने कहा, यह तो अपनी अपनी सोच है। जरा एकांत में अपने मन को टटोल कर देखना। तुम्हारे पिताजी ने क्या भोगा है? कैंसर जैसा कष्टदायक रोग था उन्हें। अपनी संतान के लिए वह तड़फते रहते। दो शादियां की, परंतु पत्नी और संतान सुख नसीब नहीं हुआ। अंतिम सांसें संतान की राह देखते हुए टूट गई। उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि उनके कितने नाती पोते हैं और उनकी शक्ल कैसी। जब संतान और पत्नी की जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? ले देकर यही दोनों थे जो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। एडवोकेट बख्शी की आंखें नम हो गई। अपने दोस्त को याद करते हुए बोले, अंतिम समय में वह बहुत गुस्सा करता था, कभी खुशी तो कभी उदास हो जाता था। उसका यह रूप मैंने देखा है। अपने काम से काम रखने वाली नूरा बहुत ईमानदार है। अंतिम कई दिनों से मैं दीवान साहब बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। उनके कपड़े बदलने, जूते पहनाने तक सारा काम नूरा ही करती थी। इंस्पेक्टर रमन ने सोचा कि अब मेरा काम खत्म हुआ, आगे यह लोग जाने, इसीलिए उन्होंने विदा ली और चले गए। उनके जाने के बाद एडवोकेट बख्शी ने कहा, तुम जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों है? मैं जानता हूँ, यह बात तुम्हारे परिवार से संबंधित है, इसीलिए मैं इंस्पेक्टर के सामने करना नहीं चाहता था। आनंद ने एक व्यंग्यात्मक मिश्रित मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, ऐसा क्या है जो घर के लोगों को मालूम नहीं पर आपको पता है? कोई नई कहानी सुनाएंगे क्या आप? नूरा के स्पॉट में एडवोकेट बख्शी को गुस्सा आ गया और वह बोले, सेंस से बात करो, इस घर के दामाद हो, इसीलिए मैं लिहाज कर रहा हूँ। मेरे सफ़ेद बालों का ख्याल रखो। जिंदगी के बहुत अनुभव है मुझे,
यूं ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए। तुम जैसे फरेबी लोगों की नीयत में मैं अच्छे से जानता हूँ। अतुल ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए आनंद को देखा। शायद उसे शांत करना चाहता था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से तो बात बन जाए। अतुल नरमी भरे स्वर में बोला, बोलिए अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? एडवोकेट बख्शी ने कहा, तुम सब हैरान हो कि ऐसा क्यों? बात बहुत पुरानी, जब तुम्हारे दादाजी ने नया नया व्यापार शुरू किया था। अपने व्यापार को फैलाने के लिए तुम्हारे दादाजी ने रामनगर में काफ़ी ज़मीन लेना चाहते थे, परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं था। रामनगर में एक गुज्जर परिवार रहता था जिसके पास काफ़ी ज़मीन थी। तुम्हारे दादाजी ने उनके अच्छे दोस्त बन गए। तुम्हारे दादाजी ने अनपढ़ गुज्जर परिवार के मुखिया को लालच दिया, लेकिन जब वह नहीं माना तब तुम्हारे दादाजी ने उस गुज्जर को रात के अंधेरे में मरवा दिया। उसका चश्मदीद गवाह तुम्हारे पिताजी यानी दीवान साहब थे। उस समय वह केवल 10 वर्ष के थे। इतना छोटा बच्चा दहशत में आ गया। उसने यह सब छिप कर देखा था। उसी गुज्जर परिवार की पत्नी अपनी छोटी बेटी नूरा को लेकर जान बचाकर वहां से भाग गई। उपासना ने पूछा, तो फिर बाबूजी को कैसे पता चला कि नूरा कहाँ है? उसे तो उसकी माँ लेकर लापता हो गई थी। मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हारे बाबूजी दीवान साहब ने दोनों माँ बेटी को खूब खोजा। शायद किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से पता लगवाया। जब नूरा यहाँ काम पर लगी तब दीवान साहब ने नूरा को कभी कुछ नहीं बताया था कि वे मन ही मन बहुत परेशान रहते थे। शायद उसी अपराध ने उसे यह करने पर मजबूर किया। तुम नहीं जानते कि नूरा की माँ अपने पति की हत्या के बाद याददाश्त खो चुकी, जिसे नूरा ने संभाला। आज वह नूरा की बेटी के साथ रहती। यह सब जानते हुए कि नूरा के पिता का कत्ल तुम्हारे दादाजी ने किया था, नूरा ने बिना किसी बदले की भावना के तुम्हारे बाबूजी की बहुत सेवा की। जिसे तुम अपनी ज़मीन कह रहे हो, वास्तव में नूरा के पिताजी की ज़मीन है, जो तुम्हारे बाबूजी अंतिम समय में उसे वापस लौटा आ गए थे। रिश्ते खून के प्यारे नहीं होते। जब इंसान भयंकर पीड़ा से तड़पता है तो उसे वही अपना लगता है जो उसकी देखभाल करता है, उसे दवा देता है। कहते हुए बख्शी साहब की आवाज़ भर्रा आ गई। आनंद ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, फिर भी जो भी हो, बच्चे की जगह कोई और नहीं ले सकता, चाहे बच्चा पास हो या दूर। माता पिता को अपना फर्ज निभाना चाहिए। उपासना और अतुल ने भी एक स्वर में कहा, हम तो इसके विरुद्ध अपील करेंगे। बख्शी साहब ने कहा, अतुल, तुम कनाडा से ज़्यादा आ जा नहीं पाओगे। उपासना, तुम भी देख लो, यह आसान नहीं, सालों लग जाएंगे, पर हाथ कुछ नहीं आएगा। यह हाथ से लिखी हुई वसीयत है जिसे कोई नकार नहीं सकता। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं अपने मृतक दोस्त की अंतिम इच्छा पूरी करने में जी जान लगा दूंगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिए। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस कहानी में क्या सीख मिली और इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।